रीलोड मेथड क्या करता है, जब इसको आप कॉल करेंगे हमारे ब्राउज़र को रीलोड कर देगा, सही है। रिप्लेस मेथड है जो कि हमारे इस यूआरएल को किसी दूसरे यूआरएल के साथ रिप्लेस कर देगा। जैसे एंकर टैग होते हैं ना एचटीएमएल में, लिंक पे क्लिक करते हैं किसी दूसरे यूआरएल पे चले जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये रिप्लेस का हो गया, असाइन हो गया ऊपर जो था। इन मेथड्स को यूज करके हम किसी दूसरे यूआरएल पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर सर्च में हमारे पास जो सर्च पैरामीटर होते हैं वो मिलते हैं। अभी देखिए कोई भी सर्च पैरामीटर नहीं है। अच्छा, एक पेज था जिसमें सर्च पैरामीटर आ रहा था ना, ये वाला। अब इसमें देखिए जब मैं ये लोकेशन डॉट ऑब्जेक्ट मंगवाऊंगा और इसमें सर्च आप देखेंगे तो ये देखें सर्च के अंदर सर्च पैरामीटर्स जितने भी होंगे वो सारे आएंगे। एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। सर्च पैरामीटर अगर आपने देना है ना तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन मार्क से। यूआरएल के आखिर में आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप जो है इस तरह जितने भी पैरामीटर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट का एक दिया और उसकी इक्वल टू के बाद ये उसकी वैल्यू है। अगर आपने एक और देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईडी देंगे तो एंड लगा देंगे। अगर मल्टीपल देना है तो एंड सेपरेटेड होंगी, जैसे मैंने बोला आईडी और ये आईडी आ गई। एक और देना है, इधर सिटी मैंने कहा भाई कहां से आ गया। तो ये मल्टीपल सर्च पैरामीटर्स आप यूआरएल को दे सकते हैं। तो देखिए जब आप गूगल सर्च करते हैं तो बेसिकली सर्वर पे सर्च पैरामीटर्स ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने पाकिस्तान लिख के सर्च किया तो एक सर्च पैरामीटर गया क्यू पाकिस्तान। क्यू मतलब क्यूरी होती है कि पाकिस्तान की क्यूरी करी है किसने, गूगल के ऊपर। और बाकी ये जो इसने अपनी वेरिफिकेशन और एनालिटिक्स वगैरह के लिए लगाए हुए होते हैं बाकी के, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट के अंदर ना, सर्च पैरामीटर। ठीक है भाई, तो अब इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो आप इसको इजीली डॉट लगा के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे href चाहिए href आ जाएगा आपको, अगर प्रोटोकॉल चाहिए प्रोटोकॉल आ गया, अगर आपको पाथ नेम चाहिए पाथ नेम आ गया, अगर आपको सर्च चाहिए सर्च आ गया। तो इस तरह किसी भी वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लोकेशन ये चेंज होगी। जैसे मुझे जो है ना जाना है इस वेबसाइट से गूगल पे, तो असाइन का मेथड है। असाइन में आप बोलेंगे भाई आप जो है ना वो चले जाओ, ठीक है ना, तो ये गूगल पे चले गया, ठीक है। असाइन का मेथड है। और इसके अलावा रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस भी सेम काम करेगा कि भाई ये जो अभी करंट है इसको रिप्लेस कर दो आप फेसबुक से, ठीक है, तो फेसबुक पे आ गया। अच्छा, अब इससे भी आसान तरीका जावास्क्रिप्ट में कि भाई जावास्क्रिप्ट को लोकेशन के बारे में पता है। विंडो के अंदर जो भी चीज है ना वो डायरेक्टली भी आप एक्सेस कर सकते हैं, पता है ना। जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं ना, ये भी विंडोज में जाके सेव होता है, आपको पता है। तो विंडो आप देखेंगे आप तो ये वेरिएबल यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, ये रहा, ठीक है ना। तो ग्लोबल जो भी चीजें उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट विंडो। अब जैसे जावास्क्रिप्ट का आपको अलर्ट मिल रहा होता है, प्रॉम्प्ट मिल रहा होता है, इसलिए ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, ये विंडो के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही होती है। तो लोकेशन भी ना आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, विंडो डॉट लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट इतना आसान तरीका दिया हुआ है कि भाई आप एक काम करो लोकेशन इक्वल टू और जो भी लोकेशन देंगे इसको ना डायरेक्ट दे दो। जैसे मैंने बोला भाई मुझे यहां लेके जाओ, ये देखो मैं इसको यूआरएल दूंगा, ले गया, ठीक है ना, इजी है ना। तो पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप बोलो भाई लोकेशन और लोकेशन के आगे आप यूआरएल, ये आपको उस यूआरएल पे ले जाएगा। आसान है। तो ये सारा इसमें जितने भी चैप्टर हैं सब इस बारे में बताया है। जैसे आपको याद होगा सेम पेज लिंकिंग के लिए यूज होता था। अगर आपको हैश मालूम करना है तो आप हैश के अंदर पड़ा होगा,
ठीक है, तो ये जो लोकेशन वाली चीज है ना, इससे सिर्फ आप एब्सोल्यूट नहीं बल्कि लोकल किसी पेजेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके पास जैसे अभी देखो हम लॉगिन करके जैसे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हम जो है दो पेज बनाते हैं। index.html मैंने एक बनाया, सही। इसमें भी जावास्क्रिप्ट लगा दी और एक मैंने बना लिया home.html और इसमें भी मैंने जावास्क्रिप्ट लगा दी, दोनों में हेडिंग। ठीक है, अब जैसे मुझे जो है इंडेक्स से होम पे जाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैं चाहता हूं जैसे इस बटन पे क्लिक करूं ना मैं चले जाऊं, समझे ये लॉगिन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं मैं चले जाऊं होम पे। तो जावास्क्रिप्ट से कैसे जाएंगे, ऑन क्लिक हमने फंक्शन कॉल किया लॉगिन, तो आप देखिए फंक्शन बनाया मैंने लॉगिन का। इसमें सिंपली मुझे क्या बोलना है, लोकेशन इक्वल्स टू home.html। देखिए अब इंडेक्स पे जा रहा है, लॉगिन पे क्लिक किया होम पे आ गया। सेट है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो याद होगा आपको वही फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, जिस फाइल से इस पे जाना है, जैसे होम अगर किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मिल रहा ना, अब क्या होगा, इसको आप बोलेंगे कि भाई पहले जाओ पेजेस में और उसके बाद जाओ आप होम में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये लिंकिंग हो गई, कैसे हम यूजर को लॉगिन करवाने के बाद किसी दूसरे पेज पे भेजेंगे। यहां तक क्लियर है, आसान है। ठीक है, डॉक्यूमेंट और यूआरएल भी आप यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव इसका एसएफ का। आप लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, इससे पता चल जाएगा आपको कि किस यूआरएल पे हम खड़े हैं। जैसे आपने देखा है ना, फेसबुक पे आप जाते हैं तो अगर आप पहले से लॉगिन है तो फेसबुक क्या करता है, आपको लॉगिन पेज नहीं दिखाता, लॉगिन कर देता है। और अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज दिखा देते हैं। तो ये काम कैसे हुआ है, जावास्क्रिप्ट से। जैसे आप क्या करेंगे, मेन पेज पे जब यूजर आएगा आप देखेंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो यूजर लॉगिन है या नहीं, अब ये एडवांस चीज है। जैसे यूजर लॉगिन कैसे होता है, इसका टोकन होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन आपको जो है पता चल जाता है कि हाँ भाई यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो आप लोकल स्टोरेज में ही सेव करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए जीमेल मेरे पास है ना, जीमेल लॉगिन होगा, तो जीमेल की जो समझे की वगैरह है ना, मेरी जो वेरिफिकेशन है वो स्टोरेज में ही सेव हुई थी ब्राउजर की। अब देखिए लोकल स्टोरेज को मैं कर देता हूं क्लियर। ठीक है, मेल को भी कर दिया, कॉन्टैक्ट को भी कर दिया, इसको भी कर दिया। सेशन स्टोरेज में भी हमने बोला कि भाई सारी जो है ना आप कर दो, बल्कि ऑलरेडी क्लियर ही है। रीलोड किया, अच्छा अब ये लोकल स्टोरेज में मैनेज नहीं कर रही, ये कर रही है कुकीज में या इंडेक्स डीबी में। कुकीज मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ठीक है, कुकीज रिमूव करें। इंडेक्स डीबी में भी चीजें हैं काफी सारी, यूजर रजिस्ट्री देखें। तो खैर ये गूगल है तो ये हर जगह पे चीजों को मैनेज करता है।
ठीक है ना। तो अगर आप सारे कुकीज उड़ा दें तो इस पे ना गूगल की ना बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। गूगल जो है ना आपसे डाले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने ऐसी चीज रखी हुई कोई जिससे ना वो हमें वेरीफाई कर ही जाए बार। ठीक है ना। तो खैर कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा हुआ है स्टोरेज में कि जिससे वो हमें जो है लॉग इन रखना है। ठीक है। अब फेसबुक का करेंगे लोकल स्टोरेज तो लॉग आउट रहेगा, या आप कोई भी वेबसाइट खोल के देखेंगे जैसे कि हमने लीड कोड पे किया था ना लॉगिन, लीड कोड पे हमारा अकाउंट लॉगिन है, देखें यूजर आ रहा है। अगर हम देखें लोकल स्टोरेज लीड कोड की तो देखें यहाँ पे काफी सारी चीजें इसने डाली हुई है। ठीक है। तो अगर हम इसको उड़ा दें, ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में नहीं कर रहा, सेशन स्टोरेज देखते हैं, सेशन स्टोरेज उड़ा दिया। ठीक है। रिलोड करके देखा, सेशन स्टोरेज में भी नहीं कर रहा ये। ठीक है। इंडेक्स डीबी कुकीज सारे डिलीट कर दिए, लोकल स्टोरेज कर दिया, ये कर दिया, रीलोड किया, ठीक है, चला गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो या तो कुकीज में होगी या सेशन स्टोरेज में होगी या फिर लोकल स्टोरेज में। पर्पस क्या क्या है इसका अलग अलग। लोकल स्टोरेज का पर्पस है कि वो ब्राउज़र रीलोड कर लो रीस्टार्ट कर लो तो वो हमेशा रहेगा। लोकल स्टोरेज में ना उस चीज का अच्छा लॉगिन करते हैं जब लॉगिन तो आपको टोकन मिलता है। टोकन समझे आपकी वेरिफिकेशन है। टोकन से पता चलता है कि हाँ भाई आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन वैलिड। तो ऐसी कोई वेबसाइट है जो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है ना, तो भले आप बोले यार यूजर लॉगिन रहे तो मसला नहीं, तो आप उसका टोकन लोकल स्टोरेज में ला दे दो और वो टोकन जो है ना हमेशा सेव रहता है लोकल स्टोरेज के अंदर जब तक वो डिलीट ना करते। सेशन स्टोरेज का क्या सीन होता है, हर सेशन के बाद पूरी जो स्टोरेज है वो रिमूव हो जाती है। मतलब जब आप टैब क्लोज करेंगे स्टोरेज हो जाती है। जैसे आप जो है ना ब्राउज़र में किसी बैंक का अकाउंट लॉगिन कर लें, ठीक है, टैब बंद कर दें, जब दोबारा टैब खोलेंगे लॉग आउट मिलेगा आपको। ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैंक ने टोकन रखा हुआ है वो रखा हुआ है सेशन स्टोरेज में, क्योंकि वो सेंसिटिव है ना कि जैसे ही टैब मारो बैंक बोलते हैं मैं लॉग आउट कर दूंगा तो वो लॉग आउट रहता है। ठीक है। और कुकीज में रखने का क्या ऑप्शन होता है कि कुकीज जो है ना वो बैकएंड के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। जो आपका सर्वर है ना बैकएंड है वो कुकीज को रीड भी कर सकता है और कुकीज में कुछ भी डेटा ऐड भी कर सकता है। तो कुकीज में डेटा रखने का ये पर्पस होता है। ठीक है। ताकि आपका जो बैकएंड है वो भी रीड कर सके। ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा वेबसाइट आपसे कुकीज की परमिशन मांगती है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आप इजाजत दे रहे हैं किसी सर्वर को कि वो आपके ब्राउज़र में से कुकीज को उठा सके। ठीक है। तो ये काम कभी भी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। जैसे लोकल स्टोरेज आपकी कोई भी नहीं देख सकता, वो आपके पास है सेव है। सेशन स्टोरेज आपकी कोई भी नहीं देख सकता, इंडेक्स डीबी आपका कोई भी नहीं देख सकता, तो कुकीज आपका देख सकता है सर्वर। ठीक है ना। लेकिन परमिशन के बाद जब आप परमिशन कर देंगे उसको दे देंगे तो अब सर्वर जो है ना आपकी कुकीज जो है ना वो देख सकता है। इंडेक्स डीबी का पर्पस ये होता है, ये जो है ना एक डेटाबेस होता है पूरा और इसके ना लिमिटेड स्पेस होती है और ये इस्तेमाल होता है ऑफलाइन चीजों के लिए। जैसे इंटरनेट बंद हो गया यूजर का, फिर भी डेटा वगैरह यूजर को सेव करवाना है। ठीक है। तो वो सारा डेटा सेव हो रहा होता है इंडेक्स डीबी में और जैसे ही फिर इंटरनेट चलता है सारा डेटा जो है वो मूव हो जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो हर स्टोरेज का एक अलग पर्पस है। ठीक है। लोकेशन डॉट रीलोड से आप पेज को
रीलोड कर सकते हो। पेज रीलोड करना है तो लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स से जो है ना हार्ड रीलोड होगा, फॉल्स से हार्ड रीलोड नहीं होगा, और बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स है, ठीक है ना, हार्ड रीलोड नहीं करता। हार्ड रीलोड पता है ना, हार्ड रीलोड क्या होता है, हार्ड रीलोड पता है, नहीं पता, क्या करते हैं यार, क्या यूज किया आपने इंटरनेट अभी तक, हार्ड रीलोड कैसे होता है ये भी नहीं पता, सही नहीं पता होगा ना, जब हार्ड रीलोड ही नहीं पता क्या होता है तो कैसे कैसे होता है। अच्छा होता ये है कि देखें जब आप ब्राउजर पे जाते हैं ना, ब्राउजर पे आप रिक्वेस्ट करते हैं इस वेबसाइट की, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जैसे शुरू में बताया था आपने जैसे डीएनएस वगैरह का। तो सबसे पहले तो ब्राउजर अपनी रिक्वेस्ट लेके जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, कि भाई ये डोमेन है मेरे पास, तो आप जो है इस डोमेन के बदले में मुझे इसके पीछे जो आईपी है ना वो दे दो, सही ना। जैसे मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट होती है ना, आपको अगर किसी को कॉल मिलानी है तो आप सबसे पहले कांटेक्ट लिस्ट में जाएंगे, उसका नाम सर्च करेंगे और उसका नंबर निकालेंगे। तो इसी तरह डीएनएस जो है ना वो एक कांटेक्ट लिस्ट ही होती है। तो ब्राउजर सबसे पहले जाएगा डीएनएस के पास और उसको बोलेगा भाई ये डोमेन है, इसके अगेंस्ट जो भी आईपी एड्रेस है मुझे दे दो। आईपी एड्रेस आ गया, अब हिट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर से जो भी फाइल्स वगैरह है वो ब्राउजर सारी डाउनलोड कर लेगा अपने पास। अच्छा अब जब नेक्स्ट टाइम आप वेबसाइट को रीलोड करेंगे ना तो ये दोनों काम नहीं होंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता चल चुका था कि आईपी कौन सी है, ब्राउजर ने उस आईपी को अपने पास कैश कर लिया, ठीक है ना। अब दोबारा से वो डीएनएस के पास नहीं जाएगा, वरना पूरी दुनिया में जितने यूजर्स हैं, अगर हर बार आपकी रिक्वेस्ट डीएनएस के पास जारी होती तो बहुत मसला आता ना। डीएनएस सिस्टम जो है ना वो उतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार जो बंदा साइट लोड कर लेता है, अगली बार उस साइट के लिए उसको दोबारा डीएनएस के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो जो आईपी एड्रेस है वो आपके ब्राउजर में सेव रहता है, ठीक है ना। तो मुश्किल से बहुत कम लोग जो है ना न्यू वेबसाइट्स खोलते हैं, ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स वही वेबसाइट खोलते हैं जो उन्होंने पहले से खोली हुई होती है कभी ना कभी। जैसे क्या फेसबुक यूज कर रहे होंगे, यूट्यूब, बहुत कम ऐसा होगा कि आज कोई नई वेबसाइट सर्च की, तो इस वजह से जो है लोड बड़ा मैनेज रहता है। तो दूसरा जो आईपी एड्रेस है उससे फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, जैसे ये पूरी आपको नजर आ रही है ये एचटीएमएल की एक फाइल है, ठीक है ना। तो फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई, अब जब दोबारा आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो दोबारा वो फाइल डाउनलोड नहीं होगी। अच्छा अब ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है हार्ड रीलोड। हार्ड रीलोड क्या करता है, सारी कैश वगैरह को रीसेट मारता है और सारी चीजें दोबारा से डाउनलोड करके लाता है, समझे। ठीक है, वो हार्ड रीलोड कैसे होता है, आपको डेवलपर टूल खोलना पड़ेगा, राइट क्लिक करके या तो आप हार्ड रीलोड या फिर इसकी शॉर्टकट की, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल आर से नॉर्मल रीलोड होता है, कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रीलोड होता है, और एम्प्टी कैश में हार्ड रीलोड करना हो तो यहीं से ही करना पड़ेगा। एम्प्टी कैश क्या करेगा, जितनी भी कैश पड़ी हुई है आपके ब्राउजर में सब उड़ा देगा और साथ साथ हार्ड रीलोड भी कर देगा, मतलब दोबारा से सर्वर से फाइल्स डाउनलोड करके लेकर आएगा। क्लियर है, तो हार्ड रीलोड करेंगे फाइल दोबारा डाउनलोड हो गया। तो जावास्क्रिप्ट से अगर आपने ये काम करना है तो लोकेशन डॉट रीलोड में ट्रू पास करेंगे, ठीक है। फॉल्स करेंगे या कुछ भी पास नहीं करेंगे तो इसका मतलब है नॉर्मल रीलोड होगा। ऐप में होता है, ठीक है। ऐप रीलोड कैसे होती है वैसे पता है, बंद करके खोलते हैं तो रीलोड है, हार्ड रीलोड ही होता है, ठीक है। ऐप हार्ड रीलोड, ऐप को अगर हार्ड रीलोड करना हो ना तो आप उसके लिए उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या अपडेट करते हैं उसको, ठीक है, और बंद करके खोलते हैं तो वो नॉर्मल रीलोड होता है। क्योंकि ऐप में ना ऐसी चीज नहीं होती, ऐप में ऐसा काम नहीं होता कि सर्वर से आपके पास फाइल डाउनलोड होके आ रही है, ऐप ऑलरेडी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो चुकी होती है,
पहले से पढ़ गए ना, ठीक है। ब्राउजर में क्या होता है, जब भी हम यूआरएल डालते हैं ब्राउजर में तो सर्वर से फाइल्स डाउनलोड होके हमारे पास आती है। ठीक है। अच्छा, ब्राउजर में जैसे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। ब्राउजर में ऑप्शन होता है ना बैक करने का, फॉरवर्ड जाने का। तो हिस्ट्री हमारे पास होती है, उससे हम ये काम कर सकते हैं। ये जो दूसरे एप्लीकेशन होती है किस पे चलती है, मेरी चलती है जो विदाउट एमबी, खाली डेटा भी चल सिर्फ डेटा, सिर्फ डेटा पे जाएंगे। ऐप बोल रहे हैं हम, वेबसाइट कैसे काम कर रहे हैं नॉर्मल, सवाल समझ नहीं आया। ऑफलाइन ऐप ना, क्योंकि वो डाउनलोड हो ही होती है ना आपके पास, जो भी उसका कंटेंट है ना सारा डाउनलोड हो गया। अब इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो जो भी डेटा वगैरह सब आपने उसमें डाल दिया पहले से। जब यूजर उसको यूज कर रहा है ना तो वो उसी डेटा को यूज कर रहा है जो पहले से ही है। अब आप समझे जावास्क्रिप्ट में ना आपने पहले से डेटा डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। इसमें जो है ना कोई न्यूज का डेटा पड़ा हुआ है, टाइटल पड़ा हुआ है इसमें, और इसमें डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब ये डेटा ना पहले से ही फाइल के अंदर मौजूद है। जब ऐप बनेगी ना तो ऐप को ये डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन कुछ फीचर्स होंगे, ऑफलाइन कुछ होंगे। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो पूरी ऑफलाइन होती हैं, चलाते जाओ, तो उसकी पूरी लॉजिक और डेटा जो है ना आपने इस तरह हार्ड कोड किया होता है फाइल के अंदर, ठीक है। और जिस तरह ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होती है ना, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज जिस तरह हमने देखी ये सारी, इसी तरह मोबाइल की भी होती है। मोबाइल की भी स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज है, उसको बोलते हैं हम एसिंग स्टोरेज। आपने नोट किया होगा कि मोबाइल के अंदर ना एक फोल्डर होता है फाइल्स का। फाइल्स में आप जाते हैं, उसमें एंड्रॉइड का फोल्डर होता है, एंड्रॉइड के फोल्डर में आते हैं, एप्स का होता है फोल्डर, और एप्स के अंदर सारे एप्स के फोल्डर पड़े हुए होते हैं। इस तरह करके आ रहा है com.facebook, com.google, ठीक है ना। तो उस फोल्डर में आप जाएंगे ना तो उस फोल्डर में आपको उस ऐप का सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। कैश भी होता है, सब होता है। जैसे व्हाट्सएप आपकी इमेजेस सारी ना उसी फोल्डर में सेव करता है। जैसे आप व्हाट्सएप ना क्या करता है, जितना भी डेटा वगैरह है ना उसने आपके मोबाइल को स्टोरेज बनाया है व्हाट्सएप में, कि जो डेटा है सारा आपके मोबाइल में सेव हो रहा है, ऑनलाइन नहीं आता उसके। जब आपने देखो व्हाट्सएप फुल हो जाता है, व्हाट्सएप नहीं फुल होता, वो आपका मोबाइल फुल होता है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप सारी स्टोरेज जो है ना आपके मोबाइल में डालना होता है। और मोबाइल वाली स्टोरेज की जैसे लोकल स्टोरेज की तो लिमिट होती है, क्या इसमें आप 1 MB डाल दोगे। मोबाइल वाली स्टोरेज की लिमिट नहीं होती, उसमें जितनी मोबाइल के पास है ना सारी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे व्हाट्सएप पे जितनी भी आप मैसेज, मोबाइल, पिक्चर, वीडियो सब भेज रहे हो वो सारा उस फोल्डर में सेव हो रहा होता है। तो इस तरह व्हाट्सएप ऑफलाइन भी। अब जैसे इंटरनेट बंद हो जाए अगर आपका, और व्हाट्सएप पे आप पुरानी चैट देखना चाह रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। भले इंटरनेट ना हो तो पुरानी चैट कहां से आ रही है, आपके मोबाइल से ही आ रही है, वो आपके मोबाइल में ही स्टोर हुई है, इंटरनेट से उठ के नहीं आ रही। क्लियर है। तो जैसे व्हाट्सएप वेब भी आप खोलते हैं ना, तो व्हाट्सएप वेब लिमिटेड डेटा डाउनलोड करके आपके ब्राउजर की कैश में डाल देता है, ठीक है। और व्हाट्सएप वेब भी आप उसकी चैट वगैरह भी सब देख सकते हैं। तो ये सीन होता है। अच्छा, हिस्ट्री हम देख लेते हैं। हिस्ट्री जैसे लोकेशन था, लोकेशन के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ मेथड्स हैं, जैसे बैक, प्रोटोटाइप याद है, भूल गए क्या था ये?
ये प्रोटोटाइप क्यों होता है ऑब्जेक्ट में? रेफरेंशियल। प्रोटोटाइप क्यों होता है ऑब्जेक्ट में? हर ऑब्जेक्ट में होता है ना, जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट खोलेंगे उसमें नजर आएगा ताकि जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सके इसको। तो सिंपल अगर प्रॉपर्टी होती ऊपर उसको भी कर सकते थे। ठीक है, देखें एक दिन में बोल जाएगा मेमोरी ऐसे। आप एक कैश जो है ना ये परमानेंट नहीं है, सेशन स्टोरेज यूज करते हैं आप। एक सेशन लिया और वो उड़ गई स्टोरेज, तो इसको परमानेंट स्टोरेज बनाएं। इसको ना आप लोकल स्टोरेज भी नहीं बल्कि इंडेक्स डीबी बनाएं। डेटा जो है ना हमेशा रहे और एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर रहे, आपको चीजें याद है। अब जो है सेशन स्टोरेज बना के चल रहे हैं, सेशन लिया बंद किया चलो खत्म। अब अगली बार कोई पूछे सेशन स्टोरेज में क्या था आप पता नहीं, वो तो डिलीट हो गया। तो अच्छा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या था? कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी पढ़ा था ना हमने लास्ट, वो क्या था? हेलो, उठ रहे हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या था यार, लास्ट हमने पढ़ा था। इसका फायदा क्या था? हाँ, जैसे ऑब्जेक्ट की कीज जो है ना हमें बार बार रिपीट करना पड़ रही थी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से फायदा ये हुआ कि वो प्रॉपर्टीज की नेम बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को वैल्यूज दी, सिर्फ वैल्यूज, उसने हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के रिटर्न कर दी। ठीक है, इसको ना हम जब ब्लूप्रिंट वर्ड सुनेंगे, ब्लूप्रिंट क्या मतलब होता है? ब्लूप्रिंट में क्या मतलब होता है? पहले से ही बना के रखना, ये ब्लूप्रिंट। कॉपी समझ लें, कॉपी सही ना। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ना एक ब्लूप्रिंट देता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब पहले से बना हुआ है, उसको वैल्यू दो, उससे प्रिंट ले लो। ठीक है, तो बार बार ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को बनाना हमें नहीं पड़ना ना, तो ये फायदा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ठीक है, तो अब प्रोटोटाइप का क्या फायदा है कि देखिए जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब जावास्क्रिप्ट ने इस ऑब्जेक्ट को पूरा से पूरा रीजनरेट किया। ठीक है ना, अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होती तो वो दोबारा से बनती। अब प्रोटोटाइप जो है ना ये दोबारा रीजनरेट नहीं होती हर बार, बल्कि ये एक बार जावास्क्रिप्ट ने बना के प्रोटोटाइप के अंदर डाल दिया। अब जितने भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना तो सबको ये प्रोटोटाइप शेयर हो जाती है। इसमें जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो रीजनरेट नहीं होती। ठीक है, बल्कि एक बार बन गई और उसको प्रोटोटाइप में डाल दिया, वो एक ही चीज ना सब शेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए न्यू क्रिएट नहीं होती। क्लियर? तो हिस्ट्री हमारे पास एक है और हिस्ट्री के काफी सारे मेथड हैं। जैसे मैंने कहा हिस्ट्री डॉट बैक, ये मेथड है, ये क्या करेगा, हमें बैक ले जाएगा। ठीक है, लेकिन बैक हम फेसबुक पे थे, ये फेसबुक पे ले आया। फेसबुक पर अगर बोल दो मैं हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, तो दोबारा से वहां पे ले जाएगा। ठीक है ना, अगर बैक किया, एक और बार अगर बैक किया, ठीक है, तो यहाँ पे ले आया। तो इस तरह बैक भी है, फॉरवर्ड भी है। सेम हिस्ट्री डॉट गो, अच्छा ये भी एक मेथड है। अब इसको आप 1 देंगे तो ये एक बार फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 देंगे तो ये 2 पेज फॉरवर्ड जाएगा, 2 पेज आगे जाएगा।
ठीक है। अच्छा ये जब चलेगा कि जब पूरी हिस्ट्री जो है ना मेंटेन हुई होगी। अब हिस्ट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना ये न्यू टैब खोलते हैं, अब आप बोलते हैं यार मैं बैक जाना चाह रहा हूँ, तो बैक तो कुछ है ही नहीं ना, अभी हिस्ट्री ही नहीं बनी। हिस्ट्री कब बनेगी? जैसे मैं आ गया गूगल पे, अब हिस्ट्री बन गई, लेकिन बैक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फॉरवर्ड का नहीं आ रहा। फॉरवर्ड क्यों नहीं आ रहा? अभी इतनी हिस्ट्री नहीं बनी। अब जैसे मैं अगर पाकिस्तान लिखता हूँ, हिस्ट्री बन गई, बैक आता हूँ, अब देखिए फॉरवर्ड पे आ रहा है, फॉरवर्ड पे मैं यहाँ जाऊँगा, बैक पे भी आ जाऊँगा। तो हिस्ट्री बनेगी तो ये सारे मेथड्स काम करेंगे, सही है ना। history.go आपसे लेता है वैल्यू। अच्छा गो को ना आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे माइनस में देंगे -1 तो बैक जाएगा, -2 देंगे तो 2 पेज बैक जाएगा, -5 देंगे तो 5 पेज बैक जाएगा, ठीक है। सर के बैक हो भी तब हाँ हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, याद रखना। काफी स्टूडेंट की मसले लेके आ चुके मेरे पास पहले से कि सर बैक काम नहीं कर रहा, मैंने कहा कैसे हो सकता है, बोला नहीं कर रहा, देखिए तो हिस्ट्री नहीं थी, बैक जाओगे ना, ठीक है ना। तो हिस्ट्री होनी चाहिए बैक जाने के लिए ना, कि जाना कहाँ है पता तो, जाना कहाँ है। जैसे आप बोले यार एड्रेस नहीं मिल रहा, ठीक है, आपसे पूछे कोई कि जाना कहाँ है, वो पता नहीं, ठीक है, तो ये वाला सीन हो गया। क्या लगा हुआ है? नहीं ये ब्राउजर की हैंडलिंग है ना, इससे ना हम ब्राउजर को कंट्रोल कर रहे हैं, समझे। जब मैंने लिखा ना history.back तो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ब्राउजर का ये वाला बटन दबाया, समझे। हमने लिखा history.forward तो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ब्राउजर का ये वाला बटन दबाया। हमने लिखा location.reload तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू location.reload ब्राउजर का रीलोड बटन दबाया। अच्छा अब देखें document.referer, ये पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे यूजर कहां से आया है। जैसे हम मार्केटिंग के लिए करते हैं ना, फेसबुक ऐड पे इतना पैसा लगा दिया, अब हमारी वेबसाइट पे यूजर आ रहा है, अब हमें पता चले कि भाई फेसबुक से आ रहा है या फिर इंस्टा से आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो ये document.referer है, इससे हमें पता चल जाता है कि प्रीवियस कौन सी वेबसाइट से यूजर हमारी वेबसाइट पर आया। जैसे मैं यहाँ अगर लिखूं document.referer तो बोला फेसबुक से आया है, अब जिस फेसबुक से मैं चला गया इस पे ना, ठीक है। अच्छा लिंक का सीन होता है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम देना इसको कैसे देखें, जैसे मैं अपने गूगल पे खड़ा हूं, मैं गया फेसबुक पे मैंने क्लिक किया, document.referer तो इसने बताया कि फेसबुक पे मैं कहां से आया हूं, गूगल से आया, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस पेज बता देता है कि आप जो है इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पर, इसको जो है फिर हम सेव करवा देते हैं अपने पास डेटाबेस वगैरह में सेव करवा देते हैं, और ये मार्केटिंग के लिए आसानी करता है। अब जाहिर सी बात है कोई इतना पैसे लगा रहा है मार्केटिंग पे तो उसको पता तो हो ना कि वहां से यूजर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये तो एक छोटी सी चीज है जावास्क्रिप्ट की, इसके बहुत बड़े बड़े टूल्स भी होते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स होता है हमारे पास, ठीक है, और फिर हमारे पास फेसबुक के अपने काफी टूल्स हैं जो बताते हैं हमें, फिर पिक्सेल्स टूल है, स्नैपचैट के टूल हैं, टिकटॉक के टूल हैं, हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने टूल्स बने हुए हैं, तो वो सब टूल्स को यूज करके ये सारी स्टेट्स पता होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, समझिए एक तरह का इंटरनेट के ऊपर। जैसे आप बोलते हैं ना यार मैंने आज जो है ना होंडा का नाम लिया तो मुझे जो है ना वो होंडा का ऐड नजर आता है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम है, हम समझते हैं ये जादू है, तो ये जादू नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, तो ये ऐसे काम करता है, पूरे एल्गोरिथम होते हैं इसके पीछे। आपने कहीं ना कहीं होंडा लिख के भेजा होता है या सर्च किया होता है, ठीक है ना, तो उस तरह से फिर जो है ना पता चल जाता है कि भाई ये क्या होगा। और जब आप होंडा का ऐड देखते हैं, होंडा की वेबसाइट पे जाते हैं, तो होंडा को पता होता है कि आप उसकी वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है, और आप
अगर अच्छे बिजनेसमैन थे, कुछ थे, आपकी प्रोफाइल वगैरह सब आई, तो होंडा बार बार आपको ऐड दिखाएगा कि भाई ये बंदा खरीदेगा, उसको दिखाओ। होंडा नहीं दिखाएगा, एक्चुअली फेसबुक दिखाएगा। ठीक है, तो सारी स्टेट्स वगैरह पता चल रही होती है। तो ये छोटी सी चीज है जावास्क्रिप्ट में। तो यार ये जो है ना, एक एक दो दो लाइन के मेथड है, एक दो दो लाइन के, एक एक लाइन के मेथड्स हैं, और काफी काम आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने काफी सारे देख लिए इसमें से ना। ये मॉडल क्या है? क्या आता है? आवाज आती है। किसमें किसमें आवाज आती है? मोबाइल में? मोबाइल में तो जाएगी ना आवाज, क्या बात कर रहा हूँ। नहीं सर, जैसे बोल रहे हैं कि अगर होंडा का आप कह रहे हैं तो वो चीज शो, वो ये कह रहे हैं। हाँ, ये भी होता है। ठीक है, जो हम बात करते हैं ना बस में, तो मोबाइल हमारा सुनता है। ठीक है, अच्छा, अब इससे बड़ा आसान है। देखिए, मोबाइल जो है ना पर्सनल चीज है। जैसे हमने ना कुकीज की एग्जांपल ली, कुकीज पर्सनल चीज है ना। तो बिस्किट हमारा है, किसी को खाना होगा तो परमिशन लेके खाएगा ना। तो इसी तरह से मोबाइल भी पर्सनल चीज है। मोबाइल में भी ना जब तक आप परमिशन नहीं देते ना खुद से, तो कोई भी कुछ नहीं निकाल सकता। लेकिन आप देखेंगे प्ले स्टोर पे जाके, अगर आपको चेक करना हो किस ऐप ने कौन सी चीज ली हुई, तो तकरीबन हर ऐप ने सारी चीजें ली हुई होती है, और आपने ओके भी किया होगा अलाउ। ठीक है ना, जब आप ना मोबाइल स्टार्ट करते हैं ना, तो गूगल जो है ना आपसे उसी वक्त सब अलाउ करवा देता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप ऐसे मजे से अलाउ करते हैं, और उसके बगैर गूगल चलता भी नहीं। ठीक है ना, तो खैर गूगल को हर चीज का पता होता है, और ये आवाज से ना पब्लिकली नहीं बताएगा कि हम आपकी वॉइस सुन रहे हैं, ये तो गलत होगा ना। एथिकली ये गलत होगा ना कि हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल हमारी आवाज सुन रहा है। ठीक है, लेकिन होता होगा। लेकिन ना हमारे एक्शंस, हमारी लोकेशंस, जैसे आप मोबाइल मार्केट से घूम के आए, थोड़ा सा घर पे आएंगे मोबाइल का टाइम, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि भाई आप अभी मोबाइल मार्केट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं, और हमें लगता है कि यार हमने बोला तो सुना। खैर सारा काम ना डेटा पे ही होता है। जो सारा डेटा हम फीड कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, लोकेशन का। ठीक है, लोकेशन हमारे मोबाइल की खुली हुई होती है, जहाँ जा रहे हैं उसको पता है। ठीक है ना, किस एरिया में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सब पता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें उसी तरह में हमारा जो इंटरेस्ट है वो शो हो रहा होता है। ठीक है ना, जब ही मतलब ये बिजनेसेस जो है ना इतना ग्रो करते हैं, जो ये मार्केटिंग से खेलते हैं ना, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना, उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है उनको वो चीज